आज की आज की क्लास में जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो पिछले रिवीजन के साथ कर रहा हूँ, जिसके लिए मेरे को एक वीडियो मिली है रिवाइज करवाने के लिए। आपको बहुत अच्छी वीडियो है। अभी तक हमने जो वोल्टेज और करंट के बारे में चर्चा करी उसको पूरी तरह से रिवाइज करवा देगी। पहली बार वीडियो मुझे मिली है, तो एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है वीडियो। वीडियो इंग्लिश में है, आप चाहें तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी होता है लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा दिखाऊं। इसके कारण से मैं आपको जो है वो केवल इसका केवल केवल जो अपन के काम के मकसद की जो चीजें हैं वो इस वीडियो में बस उसी पे बात करूंगा। तो इन्होंने क्या किया है, इसको समझाने के लिए कॉपर का एक तार लिया हुआ है और उसमें जो है वो एटम्स बना रहे हैं। एक कॉपर के तार में अगर बात करें हम, तो जो है वो परमाणु होंगे और कॉपर के हर एक परमाणु में अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली होगा। वही दिखा भी रहे हैं ये। कॉपर के एक परमाणु में बीच में नाभिक है, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे परमाणु अगर होंगे, जैसे एक और परमाणु ले लेते हैं, एक और परमाणु ले लेते हैं, उसमें होता क्या है, किसी फोर्स के द्वारा यदि कोई इलेक्ट्रॉन इसके आउटर लेयर में आ जाए, अंतिम कक्षा में आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो जंपिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। फिर उसके बाद ये जंप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा, बाहर से इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे ही ये जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, फ्लो होते जाएंगे। ये बाहर निकल गया तो लगातार आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉपर का वायर यदि लंबा होगा, कॉपर का वायर अगर लंबा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंपिंग करते रहेंगे, इधर से इधर आ, इधर से परमाणु के बाद जो है वो जंपिंग करते रहेंगे। मैं आपको वीडियो चलता हुआ छोड़ जा रहा हूँ, 5 मिनट थोड़ा सा काम है मुझे। तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कैसे होती है वो इस वीडियो में आपने देखा। उसके साथ ही इसी चीज को, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे इस चीज को समझो। कि मान लीजिए कोई तार है, ये कोई तार है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यदि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाएंगे तो आप समझने को ये भी समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो उसको देर लग जाएगी, लेकिन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्ड अप है। उस जो तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, पूरे परमाणु पूरी तरह से फैले हुए हैं। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है इसमें, तो जो इसका पहले वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो पूरा नहीं जा रहा है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर रहा है, खाली नहीं है पाइप, पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करता है तो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कर जाता है। जरा से प्रैक्टिकल से कितना अच्छी चीजें समझ में आ रही है कि तार जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु भरे हुए हैं। उसी चीज को जो है वो यहाँ पर एक और डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको करंट बोलते हैं, और करंट को क्या में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर में लिखा जाता है, और कैपिटल ए में लिखते हैं इसमें इसको। वही 1 एम्पियर की परिभाषा समझा रहे हैं कि एक कूलम आवेश को यदि 1 सेकेंड लग रहा है इधर से निकलने में, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर, वहां पर करंट होगा, करंट का मान वहां पर 1 एम्पियर होगा। तो वही मैंने आपको बताया भी था, है ना। बोल रहे हैं यदि 6 कूलम आवेश जो है वो 3 सेकेंड ले रहा है निकलने के लिए, मान लो यहाँ पर उन्होंने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लिया, यहाँ पर एक फिल्टर जैसा लगा दिया, एक चीज लगा दी, क्रॉस सेक्शनल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक सतह लगा दी, और देख रहे हैं कि यहाँ से जो कूलम निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं। तो बोल रहे हैं यदि इस कूलम को, मतलब 6 कूलम को, 6 कूलम आवेश को इस पॉइंट में से निकलने में 3 सेकंड का समय लग रहा है, 3 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम वहां पर बोलेंगे कि वहां पर जो है वो एम्पियर का मान कितना हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा करंट का मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। क्या करा, 6 में 3 का डिवाइड किया बस, 6 में 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, सिंपल सा मैथ है। तो बोलेंगे वहां पर कितना एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है ना। तो ये चीज है जो कि करंट निकालने के लिए मदद करेगी आपको। न्यूमेरिकल करेंगे जो आज हम, छोटा सा। हाँ, बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेटली जो करंट होता है वो अपने आप नहीं फैलता है, अपने आप जो है वो फ्लो नहीं होता है, उसके पीछे एक जो है वो फोर्स काम कर रहा होता है। तो वो मैंने बताया था आपको, एक धक्का देने वाला काम, धक्का देने वाला काम कौन करता है, वोल्टेज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत का स्रोत करता है कोई। तो यहाँ पर वो उदाहरण ले रहे हैं एक बैटरी का, एक बैटरी की बात करें जिसको हम सेल भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक धनावेशित और ऋणावेशित। नेगेटिव टर्मिनल पे जो है वो ऋणावेश होते हैं, पूरी तरह से यहाँ पर ऋणावेश भरे हुए रहते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल पे जो है वो धनावेश होते हैं।
है ना। यदि हम यहाँ से एक तार को कनेक्ट कर दें, इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक तार को कनेक्ट कर दें, तो ये क्या कंडीशन होगी, ये देखो यहाँ पर ये चीज होगी। ये इन्होंने क्या करा, यहाँ पर भर दिया, और जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ से इमिट कर जाएगा, यहाँ से इमिट कर जाएगा, मतलब यहाँ से डालेंगे वो और वहां से निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करा उन्होंने, एक टेप लगा दिया। अब जब टेप लगा दिया है तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से फोर्स लगेगा भी तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएंगे तो क्या करंट बहेगा, इसके बाहर करंट जाएगा या फिर इसी में करंट बहेगा, नहीं बहेगा, है ना। तो यदि तार खुला हुआ पड़ा हुआ है कहीं पर भी, तो जो है वो इलेक्ट्रॉन को मार्ग नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, वो मार्ग बंद हो जाएगा, कहाँ से जाएगा। और यदि इसी चीज को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो जरूर करंट फ्लो होने लगेगा। हमें जो है वो कहीं ना कहीं वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है। अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो रास्ता बंद रहेगा और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा उससे। यहाँ पर हमने क्या करा, बैटरी के धनावेशित टर्न से जो है वो कनेक्ट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कर गया, यहाँ से इमिट कर गया, मतलब करंट फ्लो होने लगा। लेकिन कभी भी बैटरी में ये चीज करके मत देखिएगा, एक बड़ा सा क्रॉस करके रखा उन्होंने, क्यों, क्योंकि इसका इस तरह से करने से पहली बात तो वो तार जो कनेक्ट करोगे आप वो गर्म हो जाएगा। दूसरी बात, बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, ये बैटरी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, छोटे सेलों पे काम नहीं करेगा। जैसे घड़ी के सेल से करोगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन बड़ी बैटरी पे अगर ऐसा करते हो तो बैटरी शॉर्ट हो सकती है, खराब हो जाएगी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी के प्लस टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे, शॉर्ट हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी। गाड़ी के अगर तार को, गाड़ी की बैटरी जो होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे, बैटरी खराब हो जाएगी। इवन दो 9 वोल्ट की जो ब्लू और व्हाइट बैटरी आती है उसको भी अगर कनेक्ट कर दोगे तो बैटरी खराब हो जाएगी। यहाँ पर प्रिकॉशन लिया है उन्होंने, साफ मना किया ऐसा करने के लिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन जरूर फ्लो होंगे लेकिन बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ऐसा करने के लिए मना किया हुआ उन्होंने। बोल रहे हैं कि आपका हाथ भी जल सकता है, वायर जो है वो जल सकता है, और होता भी है ऐसा। जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं बंद परिपथ, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। क्लोज सर्किट क्या होता है, इसको बोलेंगे बंद विद्युत परिपथ, है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और कहीं ना कहीं चले गए, ऐसा करके नहीं देखना है हमको, लेकिन यहाँ पर जो है क्लोज सर्किट बन रहा है। और यदि हम इसको यहाँ पर टच नहीं करते हैं, इसको खुला रखते हैं, यहाँ कहीं रखते हैं, जैसा कि वो करेंगे, अगर उसको खुला रखते हैं तो वो कैसा रहेगा, वो ओपन सर्किट रहेगा, है ना। इसी चीज को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्लोज पाथ हो गया, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज वो बोल रहे हैं कि आप आपसे उन्होंने क्या बोला, जहां पर ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन वहां से फ्लो करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन से फ्लो करना चालू करते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। इस डायरेक्शन जाएंगे, ऐसे जैसे जाएंगे और कहाँ पर चले जाएंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाएंगे, है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जैसा मैंने बताया था, इसके आगे का वीडियो मैंने दिखाऊंगा क्योंकि हिस्ट्री बताई हुई है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, और अलग अलग एक और वैज्ञानिक है उनकी, जे जे टॉमसन की। वो हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसका मतलब केवल और केवल ये है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड से हो रहा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। जबकि एक कन्वेक्शन करंट जो होता है, मतलब कन्वेंशन करंट मतलब कि जो लॉजिकली, जो जिस पे हिस्ट्री सहमत हुई है, वैज्ञानिक लॉजिकली सहमत हुए हैं उस पर, वो बात ये है कि जो करंट का फ्लो होता है वो प्लस टर्मिनल से होता है, मतलब बैटरी के प्लस साइड से करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। इसी को माना जाता है, ये कन्वेंशनल मेथड है, करंट की डायरेक्शन ये वाली मानी जाती है प्लस टर्मिनल से, हमेशा ये मानते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहे होते हैं, इस साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाएंगे, ऐसे। जबकि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जस्ट अपोजिट, उल्टी, इस डायरेक्शन में करंट बहेगा। वही चीज मैंने आपको बताई भी थी, वही चीज को आप देख रहे हो। ये वीडियो केवल दिखाने का मकसद था कि आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हमने करंट और वोल्टेज के बारे में बात क्या की है, जिसके कारण से मैं आपको इनके बीच में संबंध बता पाऊँ, है ना। और वो संबंध जो आपके सामने आएगा वो आएगा ओम के नियम के रूप में। उससे पहले मैं एक बार आपको जो है बुक दिखा देता हूँ, क्योंकि शायद जहाँ तक है क्लोज पाथ जो है वो अभी समझाने की बात मतलब विद्युत परिपथ क्या होता है उसके बारे में आपको पता चलना चाहिए। साइंस,
विद्युत के केस में हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, विद्युत क्या होती है उसके जनरल नॉलेज के बारे में बात कर चुके हैं, करंट क्या होता है उसके बारे में बात कर ली, वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में बात कर ली। हाँ, ये दो न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहा था मैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी आपने करंट और वोल्टेज समझा हुआ है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसको मत देखना अभी, केवल क्वेश्चन पे ध्यान दो। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु क्या होता है पहले तो ये समझ ले। विद्युत बल्ब समझते हो ना, कोई विद्युत बल्ब, बल्ब मतलब वो आपका वही वाला कॉइल वाला बल्ब की बात हो रही है, यहाँ पर ऐसी कॉइल होगी और जो ग्लो करता है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु मतलब ये वाला तार जो जलता है बल्ब में, उस तंतु की बात कर रहे हैं। मैं 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, धारा का मान कितना है 0.5 एम्पियर, आई की वैल्यू दी है हमको 0.5 एम्पियर, है ना। यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा हुआ आई की वैल्यू दी हुई है ये, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट, जबकि मैंने बताया आपको इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हम टाइम जो लेते हैं वो सेकंड में लेते हैं। वही चीज इन्होंने की हुई है, 10 मिनट को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड, 60 × 10, 600 सेकंड, है ना। बोला हुआ है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी, इतने 10 मिनट में कितने कूलाम आवेश निकल जाएगा, है ना। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, आई की वैल्यू दी हुई है 0.5, टी की वैल्यू दी हुई है 600 सेंटीमीटर, और समीकरण ये से, ये समीकरण कहाँ से आया, क्यू इक्वल्स टू आई टी से, आई के फॉर्मूले से निकला। इसको ध्यान से देखोगे तो आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी, याद है ना। करंट की वैल्यू होती है चार्ज पर सेकेंड, है ना, कितने एक सेकेंड में कितने चार्ज निकल रहे हैं उसको हम करंट बोलते हैं। इधर से मैंने क्या करा, हमको क्या पूछा है, क्यू पूछा हुआ है ना, तो क्या करा, टी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया आई से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू आई टी, तेरे गुणा करा है बस उन्होंने। आप पक्षांतर बोलना चाहो तो पक्षांतर भी बोल सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू आई टी, है ना। यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, वही वही फॉर्मूला है जो हमने करंट वाला पढ़ा था, वही के वही फॉर्मूला, बस उसको जो है वो तेरे गुणा या पक्षांतर जो भी बोलना चाहो आप, वो किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो है वो 0.5 एम्पियर आई की वैल्यू रखी और समय की वैल्यू रखी 600 सेकंड, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 300 कूलाम। आई होप आप लोग सभी जो है वो रफ कॉपी रखे हुए होंगे, नहीं रखे हुए हैं तो रख लो सामने। आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, आपको सॉल्व करना है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, ये कि ये न्यूमेरिकल है, बस करंट का मान चेंज कर दे रहा हूं मैं, विद्युत धारा का मान जो है वो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। और 10 मिनट की जगह मैं आपसे बोलता हूं केवल 60 सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। आपको बताना है आवेश का मान कितना होगा, आवेश का परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। करंट का मान कितना दिया हुआ है, बोलना नहीं है बेटा, है ना, बोलना नहीं है, लिख के देना है आपको। आंसर केवल क्या करना है, लिखना है कहाँ पर, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर लिखो बस। टाइम का मान कितना है 60 सेकंड। आपको बताना है चार्ज का परिमाण कितना होगा, क्यू की वैल्यू कितनी होगी। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। बहुत इजी, मौखिक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कॉपी पे लिखने के लिए बैठो। क्यू का मान रखना है, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। 600 सेकंड नहीं, 60 सेकंड है केवल, इसको सेकंड में भी कन्वर्ट नहीं करना है, मैंने सेकंड करके दिया है। भैया 120। बेटा बोला ना मैंने आपको, माइक पे नहीं बोलना है, माइक पर नहीं बोलना है आपको, चैट बॉक्स में लिखना है बेटा। ठीक, मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा था, सबके आंसर आ चुके हैं लगभग। बढ़िया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। उसकी इसी की जगह जो है अगर उल्टा दिया हुआ हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं आपसे बोलता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ अपने फ्रंट स्क्रीन पर, और मैं आपसे आपसे जो है वो उल्टा बोल रहा हूँ। अब बोल रहा हूँ मैं आपसे, अगर किसी तंतु में से बहने वाले आवेश की मात्रा, मतलब क्यू की मात्रा दी हुई है आपसे, कि वो जो है वो कितना है, मान लीजिए 50 कूलॉम है, 50 कूलॉम है, और बोल रहे हैं कि ये इसका जो टाइमिंग है, इसको मतलब कि आपसे बोलना ये चाह रहे हैं कि 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में आवेश प्रवाहित आवेश का आवेश की मात्रा जो है वो 50 कूलॉम है। और यदि आपसे पूछा जाएगा आई की वैल्यू क्या होगी, करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू निकाल के बताओ, तो निकाल सकते हो उसी फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी।
करंट का फॉर्मूला है सिंपल सा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यूनिट यूनिट भी लगा दो। करंट काय में आता है बेटा, करंट की यूनिट क्या होगी, करंट काय में नापा जाता है। अभी उसने बताया था करंट काय में नापते हैं, वीडियो में ही बताया था। ए। करंट की इकाई होती है एम्पियर, याद रखिएगा, सबकी अलग अलग इकाई होती है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कूलम की जो चार्ज होता है उसकी इकाई होती है कूलम, टाइम जो होता है उसकी इकाई होती है सेकेंड, करंट की इकाई होती है एम्पियर, एम्पियर को शॉर्ट में लिखते हैं एम्प, है ना, और इसका सिंबल होता है केवल ए। तो ये याद रखेंगे, आंसर सभी का सही है लगभग लगभग, और वो है 2.5 एम्पियर, बिल्कुल सही है ना। इसी के आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम, वो न्यूमेरिकल है वोल्टेज से जुड़ा हुआ, आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है। 2 मिनट की कॉपी नहीं हो रहा। जो हमने पढ़ा हुआ था उसी को रिवाइज कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, है ना। याद होगा आपको जो वोल्टेज की परिभाषा थी, वोल्टेज की परिभाषा थी, उसमें आया था किया गया कार्य, आवेश को अनंत अनंत से किसी चार्ज को यानी आवेश को विद्युत परिपथ में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। फॉर्मूला बन रहा था V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू को हम शॉर्ट में स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर किया गया कार्य और क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, इसकी इकाई वोल्ट होती है, इसकी इकाई जो है जूल होती है, और इसकी इकाई क्यू होती है। ये वाला फॉर्मूला आपको सभी को याद होगा, फॉर्मूला मालूम है आपको, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के, विभवांतर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है काय में, वोल्ट में, है ना, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है हमको। बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने को, 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कार की वैल्यू पूछी हुई है, डब्ल्यू का मान कितना होगा, वी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू फाइंड करना है, बता सकते हो ना, बताओ जरा कितना होगा, और डब्ल्यू आता है जूल में, सही आंसर लिखोगे सब। डब्ल्यू आता है जूल में, डब्ल्यू की वैल्यू बताना है आपको, वी की वैल्यू कितनी है 12, क्यू की वैल्यू कितनी है सी, ये अभी मैं निकाल के दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को सीखना है इन सबको। बिल्कुल सही, सही है, बढ़िया। चलो उसमें कोई भी टफ वाली बात ही नहीं थी, है ना। वी की वैल्यू रखी हमने 12 वोल्ट, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू दी हुई है 2 कॉलम, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 12 दूनी 24 जूल, है ना। वर्क की अगर इसमें अगर हम थोड़ा सा घुमाना चाहें और आपको जो है वो वर्क दिया हो, क्यू दिया हो, वी फाइंड कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, वी दिया हुआ हो, वर्क दिया हुआ, क्यू की आवेश की मात्रा निकालना हो, वो भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, याद क्या रखना है, याद केवल और केवल ये फॉर्मूले याद रखना है। 2 बेसिक फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले कहीं एक जगह पर लिखते जाओ, इस चैप्टर में कौन कौन से आ रहे हैं। पहले आपने पढ़ा हुआ आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये पहला फॉर्मूला था जो आपने लिखा था, और आई का जो यहाँ पर लिख लेना, आई को काय में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, साइड में कहीं पर भी या फिर ब्रैकेट लगा के लिख लेना यहाँ पर, और इसको 1 नंबर पे लिखना। फिर उसका दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हो आप, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन की, ये फॉर्मूले काम आएंगे बेटा, वोल्ट में ब्रैकेट में लिखना, वोल्ट में, हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लेना। ये फॉर्मूले कहीं एक जगह पर जो है वो एक पेज पर लिखते जाओ, न्यूमेरिकल आखिरी में आएंगे ना, तो आपको ये बहुत हद तक काम आएंगे, आपको दिमाग में रहेगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ना। ये बात हो गई वोल्टेज की। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम देखते हैं विद्युत परिपथ आरेख। हाँ, मैंने आपको एक छोटी सी चीज समझाई थी कि कोई भी चीज होती है, यदि इलेक्ट्रिक में अगर हम टॉर्च भी जला रहे हैं, तो टॉर्च का जो है वो डायग्राम हम कैसा बनाते हैं, ऐसा टॉर्च बना देंगे, एक यहाँ पर बल्ब जैसा लगा देंगे, या फिर बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा स्विच जैसा लगा देंगे, और यहाँ से जो है वो प्रकाश निकलता हुआ दिखा देंगे। ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं हम टॉर्च बनाने के लिए।
है ना। यदि हम इसको इलेक्ट्रिकल रूप में बात करें तो हमको जो है वो बल्ब बल्ब या तो हम बल्ब ऐसा बनाएंगे कि बल्ब जो है वो बाकायदा जैसा बल्ब दिखाई देता है ऐसा दिखाई देता है, और बीच में से जो है उसकी कॉइल ऐसी ऐसी जाती है। ये पूरा बल्ब ऐसा बनाएंगे, स्विच बनाएंगे बाकायदा। लेकिन इसके लिए क्या करा साइंटिस्ट ने, या फिर हाँ एजुकेशन 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 एजुकेशनिस्ट जो भी बोलते हैं, शिक्षाविद बोलते हैं हिंदी में। शिक्षाविद बहुत अच्छा है, शब्द नहीं आ रहा, एजुकेशनिस्ट पता नहीं क्या बोलते हैं। शिक्षाविदों ने इसको क्या करा, उसको सरल करते हुए, इसको सरल करते हुए सभी चीज के इलेक्ट्रिकल में जितने भी वो आते हैं ना, युक्तियां आती हैं, उनके सबको सिंबल बना दिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बल्ब की बात करें तो बल्ब का एक सिंपल उन्होंने सिंपल सा बना दिया, ऐसा एम बना दिया, और चाहो तो आप ऐसा ही बना सकते हो उसमें, ताकि बल्ब जैसा दिखे। ये क्या है, तार, इसके दो सिरे हैं और कुछ भी नहीं है। एक ये होगा बैटरी, जैसे हम लिखते हैं सेल। सेल अभी अपने वीडियो में भी देखा था, सेल जो है वो ऐसा बनाते हैं, ऊपर प्लस टर्मिनल में, प्लस वाला टर्मिनल ऐसा रहता है नॉर्मली सेल में, ऊपर उठा हुआ रहता है प्लस, और नीचे माइनस में जो एक प्लेट जैसी लगी रहती है, बस उसको माइनस लिख देते हैं, तो सेल ऐसा दिखता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको ऐसा ना करते हुए, वैज्ञानिक बोलना सही रहेगा वैसे, सेल को जो है वो उन्होंने कैसा बना दिया, एक डंडा बड़ा एक डंडा छोटा, और ऐसी लाइनें खींच दी। इसको बोल दिया बड़े डंडे को प्लस, छोटे डंडे को माइनस, ये सेल हो गया। और बैटरी के लिए क्या कर दिया, बैटरी जो है बेसिकली होता क्या है, दो से अधिक सेलों का मिक्सचर होता है ना। तो उन्होंने क्या करा, बैटरी के लिए ऐसा टर्म, ऐसे ऐसे सिंबल बना दिया, दो से ज्यादा सेल वो लगा दिए सेल। इसको आप जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो, बराबर रहेगा। इसका बड़ा टर्मिनल प्लस, छोटा टर्मिनल माइनस, है ना। सेल के लिए ये दोनों डंडे केवल, और बैटरी के लिए जो है दो से ज्यादा, चार भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे सिंबल बना दिए, है ना। वही चीज जो है वो आपको बुक में भी दिखाई गई है, यही यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं। ये सिंबल जो है सर्किट बनाने में हमको मदद करते हैं। सर्किट मतलब विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ बनाने में मदद करते हैं, विद्युत परिपथ आरेख। तो विद्युत परिपथ क्या होते हैं, बेसिकली एक क्लोज लूप, जैसा कि आपको अभी वीडियो में दिखाया था ना, करंट का एक मार्ग तय होना चाहिए, माइनस से निकला वो सेल वाले का, वीडियो में जो है वो करंट जो है वो यहाँ से निकल रहा था और इधर जा रहा था, एक क्लोज लूप बन रहा था ना। इसी को बोलेंगे सर्किट या परिपथ, इसी को बोलेंगे विद्युत परिपथ, जिसमें विद्युत एक जगह से निकल रही होगी और दूसरी जगह जा रही होगी। बीच में अगर कहीं टूट गया हो, बीच में अगर ब्रोक हो गया, तो वो विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा फिर, है ना। ब्रोक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर स्विच लगाते हैं, तो स्विच के लिए भी एक सिंपल सिंबल रखा गया है। यहाँ पर कुछ प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। विद्युत सेल का सिंबल ये होता है, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, जैसा मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बैटरी के लिए जो है वो दो से अधिक सेल रहते हैं, है ना, एक टर्मिनल प्लस और एक टर्मिनल माइनस। एक कुंजी के लिए बनाया हुआ है, ये ऐसा ब्रैकेट जैसा बना दिया हुआ, बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है, बीच में कुछ नहीं लगा हुआ मतलब ये खुली कुंजी है, मतलब कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे हम कोई अगर बल्ब लगा देते हैं, बल्ब वाला हमने वो देखा हुआ है, यदि हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, बैटरी लगा दी, और यहाँ पर हमने क्या किया, तो पूरी लाइन जाएगी, ये को लगा ही था। यदि यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर एक ऐसा ऐसा लगा दिया ब्रैकेट खाली, तो हम बोलेंगे कि भैया कनेक्शन अभी जुड़ा नहीं है। ये कौन सा सर्किट है, खुली कुंजी है, कुंजी स्विच ऑन नहीं किया है हमने। ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में बस ऐसा डॉट लगा देना है। जैसे ही डॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है बंद कुंजी हो जाएगी, मतलब यहाँ से करंट जाने लगेगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए जो है बंद कुंजी और खुली कुंजी का एक और सिंबल यूज किया जाता है, जो कि आप लोग भी कर सकते हो। खुली कुंजी के लिए ऐसा ऐसा स्विच का यूज किया जाता है, ऐसा। और बंद कुंजी के लिए क्या करते हैं, वो ऐसा ऐसा सिंपल ऐसा वाला सिंबल रख देते हैं। मतलब क्या करा, ये वाले लीवर को नीचे बंद कर दिया, बस। खुला होगा तो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि रास्ता नहीं है। बंद होगा तो इसको इससे होकर गुजर जाएगा और आगे पहुंच जाएगा करंट। तो ये यह करके आप जो है यहाँ पर खुली कुंजी और बंद कुंजी भी बना सकते हो सकता है आपकी बुक में बना हुआ भी हो। तो खुली कुंजी का ऐसा दिखाई देता है, बंद कुंजी का ऐसा दिखाई देगा, बस बीच में ऐसे दो डॉट डॉट जैसे खींच देना है ना। फिर उसका तार संधि, जब दो तार जुड़े हुए रहते हैं ना सर्किट में, तो उनको ऐसा डॉट करके ऐसे बताते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा क्रॉस बनाना पड़ेगा, अगर तार जुड़ा नहीं है तो ऐसा क्रॉस करना पड़ेगा। इसकी बहुत ज्यादा कमी दिखती है बहुत सारे सर्किट्स में। यहाँ पर यदि आप प्रैक्टिकल कोई से सर्किट देखोगे ना, कैसे बनाए जाते हैं कोई चीज, अभी दिखाऊंगा मैं कुछ परिपथ, कि हम उसको देखकर कैसे मॉडल बना सकते हैं, और आप लोग बनाएंगे भी, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कोई छोटा सा मॉडल बनाएं जिसमें शोल्डरिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। वो सर्किट में दिखाऊंगा अभी आप लोगों को कुछ। तो ये जो है वो तार संधि दिखाता है, मतलब इस पॉइंट पर दो तार जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट पर दो तार जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये तार संधि दिखा रहा है, ये जंप दिखा रहा है, तार जो है वो जंप किया हुआ है, एक एक के ऊपर से एक, मतलब मिले हुए नहीं गए तार, कैसे गए हो,
मिले हुए गए होते तो ऐसा हो जाता, बीच में डॉट लग जाता। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि तार इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये वाला तार अलग है, ये वाला तार इसके ऊपर से गया हुआ है ना, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। बल्ब का सिंबल मैंने बताया आपको, ये होता है प्रतिरोधक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसका सिंबल ये होता है। ये वाला सिंबल मेरे को बहुत सारे बच्चे गलत दिखा देते, कई लोग बना देते हैं ऐसा, जैसे किसी की हार्ट बीट बना रहे हो, एक बड़ा छोटा, ये तो हार्ट बीट होती है भैया, ऐसा नहीं बनाना है आपको। कुछ लोग बनाएंगे, देखना सर्किट कैसा बनाएंगे, यहाँ पर बल्ब लगाएंगे, यहाँ पर बैटरी लगाएंगे जैसे, और यहाँ पर जैसे मान लो रेजिस्टेंस लगाना है, बल्ब की जगह रेजिस्टेंस बता देता हूँ। यहाँ पर जो है वो आपने बैटरी बनाई, बैटरी बड़े अच्छे से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बैटरी बनाने में, बैटरी बनाएंगे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने के लिए कैसे बना देंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे ऐसा ऐसा, इतने बड़े बड़े नहीं बनाना है। कई लोग ऐसा ऐसा कर देते हैं, ऐसे ऐसे ये भी नहीं करना है आपको, बाकायदा इस तरीके से बनाना है, रेजिस्टेंस एक जैसी पीक बनाना है, नीचे तक वहां ले जाना है, इसको ऐसा करना है। कहाँ जोड़ रहे हो, कितने जोड़ रहे हो, वो उससे मायने नहीं रखता, बस एक जैसे दिखना चाहिए पीक, तो वो रेजिस्टेंस का सिंबल जरूर सही होगा, है ना। नहीं तो वही हार्ट बीट वगैरह बनाओगे तो नहीं चलेगा, वो मामला गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस का सिंबल ही होता है। इन सब सिंबल का यूज करेंगे, केवल अभी देख लो, इन सिंबल का यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है एक परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध बेसिकली ऐसा प्रतिरोध होता है जिसका मान चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा, मैं जानकारी दूंगा, और प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको। ओम का नियम जब परफॉर्म करेंगे, आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा मैं ओम का नियम, तो उसमें भी देखोगे आप परिवर्ती प्रतिरोध रियल में कैसा दिखता है और यहाँ पर कैसा दिखता है। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस का सिंबल दिख रहा है आपको पीछे, बस एक एरो बना दिया है उसके ऊपर। ये एरो क्या दिखा देता है, परिवर्ती प्रतिरोध। ये सिंपल प्रतिरोध,